हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम बांग्लादेश क्राइसिस को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ अब तक यहाँ पर क्या प्रोग्रेस हुई है और चीज़ें किस डायरेक्शन में जाती हुई नजर आ रही हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने रेजिग्नेशन दिया और वो बांग्लादेश छोड़कर इंडिया आ गई, जहाँ पर वो हिंडन एयरबेस में रुकी। तो उन्होंने बांग्लादेश को छोड़ने के लिए बांग्लादेशी एयरफोर्स के C-130 हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट को यूज़ किया, जिसको इंडियन एयरफोर्स द्वारा एस्कॉर्ट किया गया रफाल एयरक्राफ्ट को यूज करके। तो हिंडन एयरबेस में इंडियन एयरफोर्स और इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज की सिक्योरिटी में उन्होंने रात काटी। साथ ही साथ NSA द्वारा भी यहाँ पर विजिट करी गई। और अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से जो C-130 एयरक्राफ्ट था बांग्लादेश एयरफोर्स का, ये हिंडन से फ्लाई कर चुका है सुबह करीबन 9 बजे के आसपास, और इसकी डेस्टिनेशन क्या है इसका कुछ पता नहीं है। साथ ही साथ इसकी भी कंफर्मेशन फिलहाल नहीं है कि इसमें शेख हसीना थी या नहीं थी। शुरुआत में कयास लगाए जा रहे थे कि शेख हसीना द्वारा लंदन जाया जा सकता है, जहां के लिए हरक्यूलिस डायरेक्टली फ्लाई नहीं कर सकता, इसलिए पहले इस एयरक्राफ्ट को इंडिया में रोका गया। तो कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही हैं कि शेख हसीना अभी भी इंडिया में ही है और इनको पॉलिटिकल असाइलम मिल सकता है, जिस पर ये विचार कर रही हैं। मोस्ट लाइकली यहाँ पर UK और UAE को एज एन ऑप्शन देखा जा रहा है, पर क्योंकि ये लंदन नहीं गई जिसके कयास लगाए जा रहे थे, तो हो सकता है UK द्वारा यहाँ पर अपने आप को इस मामले से दूर रखने की कोशिश करी जा रही हो, क्योंकि UK में काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन बांग्लादेशियों की रहती है। खैर, इस पर लगातार अपडेट आते रहेंगे। जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं तब तक का यही लेटेस्ट अपडेट है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर मुद्दा क्या है। तो बांग्लादेशी स्टूडेंट्स द्वारा यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था एक कंट्रोवर्शियल लॉ को लेकर, जिसके अंतर्गत करीबन 30% रिजर्वेशन दिया जा रहा था बांग्लादेशी फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली को गवर्नमेंट जॉब्स में। तो ये एक्चुअली कोई नई चीज़ नहीं थी। बांग्लादेश का जब से फॉर्मेशन हुआ है ये लॉ तब से चला आ रहा है। बीच में इसको हटा लिया गया था, लेकिन दोबारा से इनके हाईकोर्ट द्वारा ऑर्डर किया गया इस लॉ को रिस्टोर करने के लिए, जिसको लेकर बांग्लादेशी स्टूडेंट्स जो हैं ये सड़क पर आ गए। और इसको कंट्रोल करने के लिए शेख हसीना द्वारा काफ़ी कड़े एक्शन लिए गए और ये प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया। और 4 अगस्त को करीबन 100 के आसपास लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसमें से 14 पुलिसमैन भी शामिल थे और कई 100 लोग उसके बाद घायल हो गए। तो ऐसे अगर हम चीज़ों को देखें तो ऐसा लगता है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो सही थे और यहाँ पर जो इनकी प्राइम मिनिस्टर थी उनके द्वारा गलत किया जा रहा था। लेकिन इसमें एक कैच है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो स्टूडेंट्स द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा था ये सही मुद्दे पर था, क्योंकि 30% फ्रीडम फाइटर कोटा का जो रिजर्वेशन है उसके साथ अगर अदर रिजर्वेशन को मिला दें तो बांग्लादेश में गवर्नमेंट जॉब्स का जो रिजर्वेशन परसेंटेज है वो 56% पहुँच जाता है, जिसकी वजह से जो बाकी लोग हैं उनके पास ज़्यादा सीटें बचती नहीं हैं। तो यहाँ पर जो प्रोटेस्ट था ये जायज़ था। पर लास्ट मंथ ही बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश पारित किया था कि 93% जो गवर्नमेंट जॉब्स में कोटा है या फिर रिजर्वेशन है उसको हटा दिया जाएगा और ये मेरिट बेस्ड रहेगा। बाकी 7% जो है ये फ्रीडम फाइटर कोटा में डाला जा सकता है। तो ये जो लॉ है ये स्केल बैक हो चुका था। तो इस लिहाज से जो प्रोटेस्ट है ये बंद हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया गया, इवन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तक चला, जिसके अंतर्गत ये डिमांड करी गई कि गवर्नमेंट के साथ कोई भी कोऑपरेशन लोग नहीं करेंगे, कोई टैक्सेस नहीं पे करेंगे, यूटिलिटी बिल वगैरह पे नहीं करेंगे और प्राइवेट ऑफिसेज वगैरह बंद रखेंगे। तो इसको कंट्रोल करने के लिए बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने कड़े एक्शंस लिए, जिसके अंतर्गत क्लैशेस में, जैसे कि हमने बताया, अगस्त 4 को 100 के आसपास लोगों की जान गई और उससे ज़्यादा लोग घायल हुए। तो ऐसा कहा जा रहा है कि चीज़ें तब भड़कीं जब शेख हसीना द्वारा इन प्रोटेस्टर्स को रज़ाकार्स कह दिया गया। रज़ाकार एक तरीके से बांग्लादेश में गाली की तरह देखा जाता है, जिसका मतलब गद्दार होता है या फिर ऐसे लोग होते हैं जो कि पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेशी फ्रीडम मूवमेंट के अगेंस्ट में खड़े थे। बाद में उनके द्वारा डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करी गई, लेकिन तब तक चीज़ें लेट हो चुकी थी। तो शेख हसीना 2009 से बांग्लादेश को संभाल रही हैं और अभी भी उनकी जो गवर्नमेंट है ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी से ही बनी थी। तो शेख हसीना की जो पार्टी है इसका नाम है अवामी लीग और इनकी जो आइडियोलॉजी है ये बंगाली कल्चर को प्रमोट करते हैं रिलीजन के ऊपर। और इनकी लीडरशिप में बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक बनी थी। वहीं पर अगर अपोजिशन पार्टी की बात करें तो इसको बांग्लादेश नेशनल पार्टी कहा जाता है, BNP, जिनके लिए कहा जाता है कि ये रेडिकल इस्लाम को फेवर करती हैं। तो बांग्लादेश में भी रेडिकलाइजेशन काफ़ी फैला हुआ है और माइनॉरिटीज़ को ये लोग टारगेट करते हैं, ये चीज़ विजिबल है। इवन इस प्रोटेस्ट के दौरान भी इस्कॉन टेम्पल को टारगेट किया गया और कई हिंदू और क्रिश्चियन फैमिलीज को भी टारगेट किया गया है, जिसके वीडियोस और फुटेजेस भी अवेलेबल हैं। इसमें कई फेक न्यूज़ भी हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जिसको लेकर कंफर्मेशन दी गई है शेख हसीना के खुद बेटे द्वारा।
तो शुरुआत में यहाँ पर आर्मी द्वारा टेक ओवर किया गया, शेख हसीना का रिजिग्नेशन लिया गया, साथ ही साथ अब यहाँ पर एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होनी है क्योंकि जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको स्टूडेंट द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है। तो अभी भी बांग्लादेश में ये मानना है कि शेख हसीना जो है ये इंडिया की पपेट थी, पर ऐसा नहीं है। इनके टाइज इंडिया के साथ अच्छे थे, पर इन्होंने बांग्लादेश की प्रोग्रेस के लिए ही काम किया है और इनके लिए प्रायोरिटी बांग्लादेश ही रहा है। पर यह कहना कि ये दूध की धुली थी, ऐसा भी नहीं है। ये बांग्लादेश की एक एलीट फैमिली की थी और इन्होंने अपने क्लोज लोगों को फेवर किया है, साथ ही साथ अपोजिशन को अपनी पॉलिटिकल पावर को यूज करते हुए शांत रखा है। बाकी इनकी कोशिश ये रहती थी कि इनकी फैमिली को एक तरीके से बांग्लादेश में पूजा जाए और इन्होंने उस टाइप का एनवायरनमेंट भी खड़ा किया था। ऑल्दो इनकी फैमिली द्वारा डेफिनेटली सैक्रिफाइस किया गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये बांग्लादेश को रूल करे। तो यहाँ पर ये गलत थी, पर अल्टीमेटली इन्होंने बांग्लादेश के इंटरेस्ट के लिए भी काम किया है क्योंकि बांग्लादेश की जो पोजीशन है और जो हालत है उस लिहाज से इनके द्वारा जो एक्शंस लिए गए उसने बांग्लादेश की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है और इसलिए बांग्लादेश दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई थी। तो क्योंकि इन्होंने इंडिया के साथ अपने टाइज जो है ये मजबूत किए, तो बांग्लादेश की लोकल पॉपुलेशन का ये मानना था कि ये इंडिया की पपेट है, जबकि इनके द्वारा बांग्लादेश के लिए बेस्ट चॉइसेस यहाँ पर ली गई थी। और इंडिया के लिहाज से भी शेख हसीना की जो लीडरशिप है ये फेवरेबल थी क्योंकि ये रेडिकलाइजेशन से कंट्री को दूर रख रही थी, जो कि इसे पाकिस्तान के ज़्यादा करीब पहुंचाता, साथ ही साथ ये चाइना से भी अपनी कंट्री को दूर रख रही थी। तो इंडिया के जिस हिसाब से ग्रोथ है और पॉपुलेशन है उस लिहाज से बांग्लादेश की इकोनॉमी के लिए इंडिया एक ज़्यादा फेवरेबल पार्टनर था। तो शेख हसीना द्वारा जो एक्शंस लिए गए ये उनकी कंट्री के फेवर में ही लिए गए। चाइना की बात करें तो चाइना के फ्रेंडशिप के बारे में हर कोई जानता है। श्रीलंका का हाल लोग देख ही रहे हैं, पाकिस्तान का हाल भी नज़र आ रहा है। तो शुरुआत में डेफिनेटली चाइना यहाँ पर ज़्यादा पैसा आपकी कंट्री में डाल सकता है और ग्रोथ को अच्छा दिखा सकता है, पर आप अल्टीमेटली कर्जों में डूबते चले जाते हैं और फिर आपसे फेवर डिमांड किए जाते हैं जिसको आप मना नहीं कर सकते। तो ये चीज़ शेख हसीना द्वारा बांग्लादेश को लेकर अवॉइड करी जा रही थी, जहाँ पर इंडिया का सपोर्ट उन्हें मिल रहा था। इस चीज़ को इस तरीके से भी देखा जाता है कि इंडिया अपने इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट कर रहा है चाइना को दूर रखते हुए, जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट करता था, पर ये अल्टीमेटली बांग्लादेश के खुद के इंटरेस्ट में भी था। तो अब क्या हो गया है कि जो रेडिकलाइजेशन की पॉसिबिलिटी है ये पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं जो कि अल्टीमेटली चाइना को फेवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह भी मानकर चला जा रहा है कि हो सकता है चाइना का भी यहाँ पर हाथ हो। तो अब यहाँ पर चीज़ों को देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है। ये चीज़ हमने श्रीलंका के केस में भी देखी थी कि उन्होंने शुरुआत में इंडिया को काफ़ी ज़्यादा अवॉइड किया था, चाइना को फेवर किया था। फिर जब पूरी कंट्री बैंकरप्ट हो गई थी और वहाँ पर क्राइसिस चालू हुए थे तो इंडिया ने ही वहाँ पर पहले मदद करी थी। और आज अगर श्रीलंका अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा है तो उसमें इंडिया का ही सबसे बड़ा हाथ है। इवन मालदीव्स के साथ भी केस ऐसा ही था। उनकी पॉलिटिक्स एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को लेकर चली, उसके बाद उनको इसका इकोनॉमिकली बहुत बड़ा नुकसान हुआ और अब वो रिलेशन को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, पर चीजें पहले की तरह नहीं हो पाएंगी। बाकी पाकिस्तान भी एक क्लासिक एग्जाम्पल है जहां पर इंडिया ने पाकिस्तान के साथ ऑलमोस्ट हर तरीके के ट्रांजैक्शन को रोका है, जिसकी वजह से पाकिस्तान भी इकोनॉमिकली कुछ कर नहीं पा रहा है। यहाँ तक कि चाइना के साथ होने के बावजूद कोई रिलीफ दिखती नजर नहीं आ रही है। उल्टा चाइना इस मौके का फायदा और उठा रहा है। अगर बांग्लादेश में रिलीजियस पॉलिटिक्स बढ़ती है, जिसके इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये बांग्लादेश को काफ़ी ज़्यादा नुकसान करेगा और जो इनकी ग्रोइंग इकोनॉमी है ये अफेक्ट हो सकती है। बाकी अगर मिलिट्री सपोर्ट की बात करें तो चाइना को अगर यहाँ पर एज एन ऑप्शन वो देखते हैं तो पहले से ही वो चाइनीज़ वेपन्स ऑपरेट कर रहे हैं, जिसको लेकर पास्ट में कई रिपोर्ट्स आई हैं कि बांग्लादेश द्वारा कंप्लेन करी गई हैं और फॉल्टी स्पेयर्स चाइना द्वारा सप्लाई किए गए हैं एक्स्ट्रा पैसा मांगते हुए। और ये फ्रिगेट्स, फाइटर प्लेटफॉर्म्स सबके साथ हुआ है। तो जियो पॉलिटिक्स में हर कंट्री को खाली अपने इंटरेस्ट देखने चाहिए। इंडिया अपने इंटरेस्ट को देखता है, बांग्लादेश को भी अपने इंटरेस्ट देखने चाहिए। अगर लोकल पॉलिटिक्स को आप जियो पॉलिटिक्स में घसीटेंगे तो ये आपका नुकसान ही करेगा। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर बांग्लादेश की डायरेक्शन गलत जाती हुई दिखाई दे रही है। पर अब यहाँ पर इंडिया को किस चीज़ पर फोकस करना है ये हम समझ लेते हैं। तो ये चीज़ हम चाहते हैं कि बांग्लादेश हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी चलती है उसके अंतर्गत कई इंसर्जेंट बांग्लादेश में जाकर छुपते हैं। तो जब बांग्लादेश में कोऑपरेटिव गवर्नमेंट थी तो यहाँ पर हमें सपोर्ट मिलता था। अब हो सकता है यहाँ पर परेशानी हो। बाकी जो चिकन नेक का रीजन है यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश में अगर चाइना एंटर कर जाता है और उनका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है तो ये दो जगह से हमें घेर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये रीजन प्रोटेक्टेड रहे। तो क्या इंडिया को यहाँ पर मिलिट्री एक्शन ले सकता है? पर्सनली हमें यहाँ पर इसके चांसेस काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं। इवन जो बांग्लादेशी मिलिट्री है और उनकी लीडरशिप है उनको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है
और वो सिचुएशन को ढंग से कंट्रोल करेंगे, और शायद इसीलिए पीसफुली बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर को कंट्री के बाहर का रास्ता दिखाया गया, क्योंकि वो अगर कंट्री में रहती तो शायद उनकी जान ना बचती। पर फिर भी इंडिया के लिए बांग्लादेश एक चैलेंज बन गया है और अब बांग्लादेश पर नजर बढ़ाने की जरूरत है कि ये किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। बाकी इस पर अपडेट्स हम देते रहेंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।